हरिओम, जय गुरुदेव। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को गुजरात केस में उम्र कैद की सजा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के सत्यनिष्ठ व दबंग एडवोकेट कीर्ति आहूजा जी ने जजमेंट का पोस्टमार्टम किया है। ये वीडियो हम कीर्ति जी की अनुमति से पब्लिश कर रहे हैं। इसके लिए हम उनके प्रति व उनके यूट्यूब चैनल के प्रति कृतज्ञ हैं। सुनिए। क्या होगा जब इस देश के न्यायालय सामने वाले के पद और पोजीशन को देखते हुए फैसला देने लगेंगे? क्योंकि हमारा संविधान तो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के लिए सब इक्वल हैं। कानून का एप्लीकेशन सबके साथ समानता से होना चाहिए और कोर्ट ने ये नहीं देखना है कि सामने वाला कौन है, बल्कि ये देखना है कि सामने वाले ने क्या किया है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाली हूं जिसमें एक कोर्ट ने, हमारे देश के एक कोर्ट ने ऐसी जजमेंट पास की है जिसमें उन्होंने सामने वाले के पद और पोजीशन को देखते हुए अपनी जजमेंट का आधार बनाया है। लेकिन उस जजमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन देती हूं कि आप एज्यूम कीजिए कि आप कोई बड़े पद पर या बड़े पोजीशन पर हैं, हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, या फिर बहुत लोग जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनमें से आप में से रियल में ही कोई बड़े पद पर है या बड़े पोजीशन पर है। मान लीजिए आप कोई अफसर हैं, या आप कोई बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े एथलीट हैं, या कोई भी आप बड़ी हस्ती हैं, आप फेमस हैं, या आपका पुलिस में और नेताओं में उठना बैठना है, या आप बड़े सोशल वर्कर हैं, मीडिया पर आते हैं, आपकी पहचान है काफ़ी, यानी आपके पास बड़ा पद या पोजीशन है। या फिर मान लीजिए आप कोई डीएम है और आपके अंडर में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, और अचानक से एक दिन एक लड़की आके कहती है कि 12 साल पहले इन्होंने मेरे साथ रेप कमिट किया था, और ये लड़की डेट भी फिक्स नहीं बताती है कि कौन सी डेट पर वो एलिगेशन लगा रही है। वो एक रफ अंदाज बता देती है कि इस समय पर हुआ था और 12 साल पहले हुआ था, और आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता है, कोर्ट में ट्रायल चलता है। आप कोर्ट में ये डिफेंस लेते हैं कि 12 साल तक ये लड़की चुप क्यों रही, इसका कोई जस्टिफाइड रीजन लड़की ने नहीं दिया है, और 12 साल तक मैं उसके लिंक में ही नहीं था, यानी मैंने उसको कोई थ्रेट भी नहीं दिया था, ऐसा कोई एलिगेशन भी नहीं है। मान लीजिए मैं आपको ये सिचुएशन दे रही हूं कि आपने थ्रेट भी नहीं दिया उसको 12 साल तक कि वो चुप रहे, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो 12 साल तक क्यों चुप रही। और आप कोर्ट में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है कितनी सारी कि अगर कोई इतने लंबे डीले के बाद आता है तो उसके ऊपर शक किया जाना लाजमी है, एक सस्पिशन बनाना, कोर्ट का एक सस्पिशन देखना, डाउट कास्ट करना लाजमी है कि 12 साल तक कोई क्यों नहीं कंप्लेन किया। लेकिन ये कोर्ट कहती है कि मुझे यहां पर सस्पिशन नहीं दिख रहा, और कोर्ट आपको कन्विक्शन कर देती है सिर्फ इस बात पर कि क्योंकि आप एक बड़े पद पर हैं, क्योंकि आप एक बड़ी पोजीशन पर हैं, आपका नेताओं के साथ, पुलिस वालों के साथ उठना बैठना है, और जो कंप्लेनेंट है वो एक साधारण व्यक्ति है, इसीलिए मुझे लगता है कि 12 साल का डिले जस्टिफाइड है, और 12 साल के बाद भी कंप्लेनेंट की एक कंप्लेंट मैं लेता हूं और आपको कन्विक्ट करता हूं। सिर्फ इस रीजन को कोर्ट ने जस्टिफाइड मान लिया, रीजनेबल मान लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने लंबे डीले पर अगर रीजन बहुत जस्टिफाइड और रीजनेबल हो कि वो 12 साल तक क्यों नहीं कंप्लेन कर पाई, तो ही आपने उस डीले को माफ करना है। लेकिन यहां पर आपके साथ कोर्ट ने कन्विक्शन की सिर्फ इस आधार पर कि क्योंकि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं और सामने वाला एक साधारण व्यक्ति है, इसीलिए हम 12 साल के डीले को माफ कर रहे हैं, और आपको कन्विक्शन कर देती है कोर्ट। तो आप इस सिचुएशन में सोचिए कि क्या ये आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है? क्या कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर कि आप एक बड़े पद पर हैं और कन्विक्शन कर देनी चाहिए, 12 साल का डीले माफ कर देना चाहिए? क्या कानून का एप्लीकेशन जिन बातों पर होना चाहिए उन बातों को छोड़कर सिर्फ इस बात पर होगा कि आप क्योंकि एक बड़े पद पर हैं इसलिए आपके ऊपर कोई 12 साल बाद आके भी कंप्लेंट कर देगा तो उसकी बात को गॉस्पेल ट्रुथ मान के कन्विक्शन कर दिया जाएगा? ऐसा ही इस केस में हुआ है। यहां पर अहमदाबाद की कोर्ट ने जजमेंट पास की है, और यह केस है आसाराम बापू का। इसके अंदर, क्योंकि मैंने जजमेंट पढ़ी है तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एलिगेशन एक लड़की ने लगाया 2013 में, और उसने ये कहा कि 12 साल पहले 2001 में
मेरे साथ में रेप हुआ था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी, उसी तरह इस केस में जो लड़की है उसने कोई डेट नहीं बताई कि किस डेट पर मैं एलिगेशन लगा रही हूं। उसने कहा कि 2001 में गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था, उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद से वो कहती है कि नहीं नहीं, जन्माष्टमी का दिन था, उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर वो दोबारा स्टेटमेंट बदलती है और कहती है कि नहीं नहीं, गुरु पूर्णिमा के 2 दिन बाद मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद फिर से स्टेटमेंट बदलती है और कहती है कि नहीं नहीं, गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन बाद हुआ। कितने दिन बाद हुआ वो क्लियर नहीं करती है, यानी डेट भी फिक्स नहीं है। आप सोचिए कि आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए और डेट भी आपको ना पता हो, तो आप कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? आप किस डेट पर कहेंगे कि मैं उस समय वहां पर था या नहीं था, या कैसे अपने आप अपना डिफेंस भी करेंगे जब आपको डेट ही नहीं पता है? यहां पर इंसिडेंट की डेट ही फिक्स नहीं है, सिर्फ एक रैंडमली कहा गया है कि 2001 में गुरु पूर्णिमा के कुछ दिन बाद मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। और 2013 में जाके ये कंप्लेंट दर्ज हुई और अभी 1 महीना पहले अहमदाबाद की कोर्ट ने इस केस में जजमेंट पास की और कहा कि इतने लंबे डीले के बाद जब डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स हुए और डिफेंस के वकील ने ये कहा कि इतने लंबे डीले को आप जस्टिफाइड नहीं मान सकते हैं क्योंकि कंप्लेनेंट ने कोई रीजन नहीं दिया है रीजनेबल कि इतने लंबे डीले तक, इतने समय तक वो चुप क्यों रही, तो कोर्ट ने कहा कि हम इसमें डीले को माफ करते हैं क्योंकि आप एक बड़ी पोजीशन पर थे, क्योंकि आसाराम बापू के पास कई बड़े लोग आते थे, कई बड़े नेता आते थे, कई पुलिस वाले आते थे, इसीलिए जो है हम यहाँ पर 12 साल का डीले माफ करते हैं। और हम ये मानते हैं कि इसीलिए जो लड़की है वो चुप रही, तो वो चुप रही इसका रीजन हमें ये जस्टिफाइड लगता है क्योंकि आप बड़े थे। सिर्फ इस बात पर अहमदाबाद की कोर्ट ने 12 साल के डीले को माफ कर दिया। तो मेरा यहां पर यह कहना है कि क्या ये जजमेंट लीगल है? क्या ये जजमेंट आने वाले समय में सबके लिए एक मिसयूज करने का कारण नहीं बनेगी? यहां पर आसाराम बापू के साथ तो अन्याय हुआ ही है, लेकिन इस जजमेंट का आने वाले दिनों में कितना मिसयूज होगा अगर ये जजमेंट हाई कोर्ट में जाकर अपहेल्ड हुई तो। इसीलिए ये हाई कोर्ट में ये जजमेंट सेट असाइड होनी चाहिए और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फाइंडिंग देनी चाहिए कि क्या इस तरह की कंप्लेंट्स में जहां पर कोई 12 साल बाद आकर कह देता है कि मेरे साथ रेप हुआ और वो डेट भी फिक्स कोई नहीं बताता है, कोई रीजन जस्टिफाइड नहीं बताता है, क्योंकि इस केस के फैक्ट्स के अनुसार, क्योंकि मैंने जजमेंट पढ़ी है तो मैं आपको जजमेंट में से बता रही हूं कि इसमें जो कंप्लेनेंट है उसने कोई ऐसा रीजन नहीं दिया है कि वो 12 साल तक चुप क्यों रही। कोई थ्रेट का रीजन नहीं है। हाँ, अगर कोई थ्रेट हो, कोई सामने वाला अपनी पद और पावर का यूज करके सामने वाले कंप्लेनेंट को थ्रेट में डाले कि आपने इसमें कंप्लेंट नहीं करनी है, नहीं तो हम ऐसा ऐसा कर देंगे, तब तो रीजन एक जस्टिफाइड माना जा सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में फैक्ट ये कहते हैं कि 2007 में जो कंप्लेनेंट है वो आश्रम से चली गई। 2007 से 2012 तक उसका कोई लिंक नहीं आश्रम के लोगों से। उसने कोई ऐसा फैक्ट नहीं बताया कि मेरे साथ में कोई धमकी आई मेरे पास, या मुझे आश्रम की तरफ से या आसाराम बापू की तरफ से कोई धमकी आई और मुझे कोई थ्रेट आया या मुझे किसी भी तरह से कोई दबाव डाला गया। ऐसा कोई एलिगेशन इसमें कंप्लेनेंट का नहीं है। ऐसा कोई एलिगेशन इस कंप्लेनेंट का नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट्स कितनी सारी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप डीले को माफ कर रहे हो, इतने लंबे डीले को, तो वहां पर रीजन जस्टिफाइड होगा तो ही आप इतने लंबे डीले को मान सकते हो। लेकिन यहां पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के डीले को माफ किया था। तो इस कोर्ट ने, अहमदाबाद की कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस केस में, एक पर्टिकुलर केस नजीर साइटेशन मार्क करी जिसमें कहा कि 2 साल के बाद एक रेप केस में कोर्ट ने कन्विक्शन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि रेप केसेस में जो है जो लड़कियां होती हैं वो काफी जो है आने में सोचती हैं, टाइम लगता है क्योंकि एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है, तो 2 साल के डीले को माफ किया। उस जजमेंट को रेफर करते हुए अहमदाबाद की कोर्ट ने कहा कि इसीलिए हम भी यहां पर 12 साल का डीले माफ करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि वो केस में 2 साल का डीले था
और इस केस में 12 साल का डिले है। 2 साल और 12 साल में बहुत बड़ा फर्क होता है। और यहां पर इस केस में डेट भी फिक्स नहीं है कि 12 साल पहले कौन से दिन की वो घटना बता रही है, पर्टिकुलर दिन नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस केस में इवन लड़की से जब क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा गया कि गुरु पूर्णिमा का आप एलिगेशन बता रहे हो, गुरु पूर्णिमा कौन से महीने में आता है, आप इतना बता सकते हैं? तो लेकिन कंप्लेनेंट का कहना था मुझे महीना ही नहीं पता है कि कौन सा महीना है। उसको महीना भी नहीं पता है कि कौन से मंथ में वो एलिगेशन लगा रही है। ऐसे इस केस के फैक्ट्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर अहमदाबाद की कोर्ट ने उस 2 साल के डिले के माफ करने वाली जजमेंट को रेफर करते हुए आज 12 साल का डिले माफ कर दिया, तो ऐसे में अगर ये जजमेंट आगे चल के हाई कोर्ट से अपहेल्ड हो गई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये भी जजमेंट एक नजीर बन जाएगी, एक साइटेशन बन जाएगी और आने वाले समय में दूसरी कोर्ट्स इस जजमेंट का हवाला देकर 12 की बजाय फिर 24 साल का डिले माफ करेंगे, फिर उसका हवाला देकर आगे चल के तो आने वाले समय में 50 साल का डिले माफ होगा। फिर तो कोई भी अगर फॉल्स कंप्लेंट करना चाहे, किसी को फंसाना चाहे, तो वो 25 साल बाद, 50 साल बाद आके कोई कहेगा कि मेरे साथ 50 साल पहले ऐसा ऐसा एलिगेशन लगाएगा कि मेरे साथ रेप हुआ था, तो आप कन्विक्शन कर देंगे अगर इस जजमेंट को फॉलो करते हुए। तो ये कितना इसका नुकसान होगा, कितना इसका मिसयूज होगा। और जिन लोगों को किसी से बदला लेना है, फॉल्स कंप्लेंट करना है, तो ये उनके लिए कितना रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये जजमेंट आने वाले समय में एक मिसयूज का साधन बनेगा, एक अन्याय का साधन बनेगा। अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज देखी होगी कि मुंबई में एक चार्टेड अकाउंटेंट ने सुसाइड कर लिया इस वजह से कि उसके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट किया एक उसके साथ में काम करने वाली एम्प्लॉय ने। उसने सुसाइड कर लिया कि फॉल्स कंप्लेंट को मैं कैसे झेलूंगा, क्योंकि असल में हमारे देश में बहुत सारे जो है ब्रूटल रेप केसेस सामने आने लगे। इसकी वजह से बहुत कानून में बदलाव लाए गए और वो जरूरी भी थे, क्योंकि समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि क्रिमिनल माइंडेड लोग घूम रहे हैं और ब्रूटल रेप और मर्डर कमिट करते हैं। तो उनके लिए कानून का स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी था और इसीलिए कानून में जो स्ट्रिक्टनेस लाई गई रेप के केसेस में, रेप के कानूनों में, वो बहुत जरूरी था। मैंने खुद उसमें आवाज उठाई थी। लेकिन वहां पर यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहां पर इस लॉ का मिसयूज हो रहा है। मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लॉ अगर स्ट्रिक्ट बनाया जाता है तो उसके मिसयूज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मिसयूज रोकने के लिए कहीं ना कहीं कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। तो मैंने इसमें पहले भी एक बार बात की थी कि जो रेप के कानून है उसमें एक सेपरेशन होना चाहिए कि ब्रूटल रेप और मर्डर केसेस को सेपरेट क्राइटेरिया में रखना चाहिए और इस तरह के केसेस को सेपरेट क्राइटेरिया में रखना चाहिए जहां पर कि विक्टिम का मर्डर नहीं हुआ है या फिर जहां पर इंजरीज नहीं हुई है या फिर जहां पर इस तरह से इनऑर्डिनेट डिले के बाद कोई आके कह रहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है, कोई डेट नहीं, कोई एविडेंस नहीं। इस तरह के केसेस को सेपरेट किया जाए। अदरवाइज कोर्ट्स ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा केस फॉल्स है, कौन सा केस ट्रू है और कितना ज्यादा मिसयूज होने लगेगा। अभी रिसेंटली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि इस तरह के मेरे सामने फॉल्स केसेस आने लगेंगे रेप के, तो मैं ये फर्क ही नहीं कर पाऊंगा कि कौन से फॉल्स केस है, कौन से ट्रू केसेस हैं। कितना मुश्किल हो जाएगा ये समझना कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। इसीलिए कहीं ना कहीं इस लॉ का मिसयूज ना हो, इसके लिए भी स्टेप्स उठाने बहुत जरूरी हैं और उसी में मुझे लगता है कि ये जजमेंट के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। इस जजमेंट को चैलेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये जजमेंट आगे चल के अपहेल्ड हुई तो इसी के माध्यम से जो रेप के कानूनों का मिसयूज है वो होगा। और देखिए, रेप के कानूनों का मिसयूज होने से जो निर्दोष हैं उनके साथ तो अन्याय होगा ही, लेकिन जो सच्चे केसेस हैं वहां पर भी अन्याय होगा, क्योंकि ये कोर्ट ये फर्क ही नहीं कर पाएगी कि सामने वाला केस झूठा है या सच्चा है, जैसा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा। तो इसीलिए मैं ये अपील करती हूं सभी सीनियर एडवोकेट से, मैं ये अपील करती हूं जुडिशरी से, जुडिशियल फ्रेटर्निटी से, लॉयर्स की फ्रेटर्निटी से, कि सीनियर लॉयर्स इस जजमेंट के ऊपर रिसर्च करें, क्योंकि ये जजमेंट एक ऐसी जजमेंट है जिसमें कि मुझे बहुत
पढ़ के शॉकिंग लगा, और कोई भी सीनियर लॉयर इस जजमेंट को पढ़ेगा तो उनको जरूर ये बात शॉकिंग लगेगी कि कैसे 12 साल के लंबे डीले को सिर्फ इस बात पे माफ कर दिया गया कि आप एक बड़ी हस्ती हैं, आप एक बड़े पद पर हैं, आप एक बड़ी पोजीशन पर हैं। यानी कोर्ट का ये कहना है यहाँ पर, अहमदाबाद की कोर्ट का, कि अगर उनके सामने कोई बड़ी हस्ती नहीं होती, कोई बड़ी पद पोजीशन वाला कोई सामने नहीं होता एक्यूज्ड, कोई साधारण एक्यूज होता, तो क्या कोर्ट का फैसला ये नहीं होता? यानी इनका ये कहना है कि कोई साधारण अगर एक्यूज होता और एक लड़की आके बोलती कि मेरे चाचा या मामा या रिलेटिव या किसी व्यक्ति ने, जो एक साधारण व्यक्ति है, उसने मेरे साथ रेप किया था 12 साल पहले, तब ये कोर्ट ये फैसला नहीं देती और तब वो 12 साल के डीले को माफ नहीं करती। ऐसा अहमदाबाद कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है। यानी किसी का बड़ा पद होना, बड़ी पोजीशन होना ही उसके लिए एक अभिशाप हो गया है कि क्योंकि वो बड़े पद पर है, बड़ी पोजीशन पर है, इसीलिए जो है कोर्ट कोई भी लड़की 12 साल बाद, 15 साल बाद आके कहेगी, एलिगेशन लगाएगी और वहां पर 12 साल का डीले माफ हो जाएगा। तो इसका मतलब तो या तो ये हुआ कि जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं और जो कोई किसी न किसी बड़े पद पर है या किसी न किसी पोजीशन पर है या फेमस है, या कोई भी नहीं भी फेमस है लेकिन आप कोई बड़े अफसर हैं, तो आप अलर्ट हो जाइए। फिर तो आप बिवेयर हो जाइए कि आपके ऊपर कभी भी ऐसा केस हो सकता है और फिर यही जजमेंट को नजीर बना के आपके ऊपर भी कोर्ट कन्विक्शन कर सकती है। आप फिर अलर्ट हो जाइए, आपको डरने की जरूरत है। नहीं तो फिर आप इस जजमेंट के ऊपर आवाज उठाइए। मैं ये आम जन से भी सबको कहना चाहती हूं कि आप इस जजमेंट पर जो है आवाज उठाइए कि ये जजमेंट सही नहीं है। और मैं सीनियर लॉयर्स और जो है कानून में, जो कानून के फील्ड में जो सब लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करती हूं कि इस जजमेंट के ऊपर रिसर्च की जाए, इस जजमेंट के ऊपर बात की जाए और ये जजमेंट हाई कोर्ट से अपील ना हो और हाई कोर्ट से एक ऐसी फाइंडिंग आए कि इस तरह के केसेस में क्या इस तरह की फाइंडिंग देना जायज है। मैं आपको इस जजमेंट के और शॉकिंग फैक्ट्स बताऊं तो इसमें कहीं भी कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि वैसे भी देखो 12 साल बाद कोई एविडेंस कैसे गैदर हो सकता है? कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं हो सकता, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं हो सकता, कोई टावर लोकेशन, मोबाइल लोकेशन गैदर नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में सिर्फ रेप कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट ही होता है और इस केस में भी वही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी रेप विक्टिम के स्टेटमेंट के ऊपर पूरा सोलली रिलाई करके कन्विक्शन कर सकते हैं और ये ठीक भी बात है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कंडीशन लगाई है कि अगर रेप कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट संदेहों से परे दिख रहा हो, रिलायबल दिख रहा हो, ट्रस्टवर्दी दिख रहा हो, ट्रस्टवर्दी यानी कि विश्वास योग्य दिख रहा हो। और विश्वास योग्य कब होता है? जब लगे कि वो झूठ नहीं बोल रही है, उसके स्टेटमेंट में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई जो है कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है और वो रिलायबल है। ऐसे ही केस में आप रेप विक्टिम के स्टेटमेंट पर सोलली रिलाई करके कन्विक्शन कर सकते हैं। तो अहमदाबाद कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कहा कि इसलिए हम रेप कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट पर रिलाई कर रहे हैं सोलली और कन्विक्शन कर रहे हैं। लेकिन जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई वो यहां फॉलो नहीं की अहमदाबाद कोर्ट ने, क्योंकि इस केस में कंप्लेनेंट के वर्जन में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो कि डिफेंस के एडवोकेट्स ने मार्कआउट किए हैं और कोर्ट को दिखाए हैं, लेकिन कोर्ट ने उन सभी कॉन्ट्रडिक्शंस और ओमिशंस के ऊपर कोई जुडिशियल ऑब्जर्वेशन दिया ही नहीं है, उस पर डिस्कशन ही नहीं किया है। इनफैक्ट कोर्ट ने तो कंप्लेनेंट के वर्जन में से कुछ बातों को झूठ भी पाया है। कंप्लेनेंट ने एक सेकंड इंसिडेंट बताया कि उसको दोबारा से जो है बुलाया गया था, लेकिन उस समय रेप नहीं कमिट हुआ था, लेकिन उसको दोबारा बुलाया गया था, ऐसे कुछ उसने सेकंड इंसिडेंट बताया है। उस सेकंड इंसिडेंट को अहमदाबाद की कोर्ट ने कहा है कि ये मुझे सच नहीं लगती है, क्योंकि सेकंड बार जब उसको बुलाया गया तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा है और सेकंड इंसिडेंट को झूठ पाया है। इसी के साथ कोर्ट ने एक और वर्जन को झूठ पाया है, जिसमें कि कंप्लेनेंट ने यहां पर आसाराम बापू के अलावा 4-5 और आरोपियों को कहा है कि वो भी इस पूरे उसमें घटना में शामिल थे। आसाराम बापू की बेटी और पत्नी भी जिसमें है और 3 और लेडीज हैं जो कि उसने कहा कि वो सब शामिल है और उन्होंने मिलके मुझे जो है आसाराम बापू से रेप करवाया, पूरा उसने उसमें वर्जन अपना दिया है। तो कोर्ट ने उन बाकी 4-5 आरोपियों को बरी कर दिया है और कोर्ट ने तो ये तक कहा है कि कोई बेटी अपने पिता के पास रेप करवाने के लिए किसी को नहीं भेजेगी, ऐसा भी कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट ने जो कंप्लेनेंट का वर्जन है उसको झूठा पाया है बाकी जो 4-5 लोगों के बारे में कंप्लेनेंट ने कहा है। तो यानी कोर्ट ने
कंप्लेनेंट के कुछ वर्जन को तो झूठ पा लिया और कुछ वर्जन पर रिलाय करके कन्विक्शन कर दिया। अब मेरा यहां पर यह कहना है कि अगर कोर्ट को दिख गया कि उसकी आधी बातें झूठ है, तो आपने उसको ट्रस्टवर्दी कैसे मान लिया, उसको रिलायबल कैसे मान लिया? अब हालांकि यहां पर कानून की बात करें तो हमारे देश में ये कानून है कि अगर जजमेंट करते समय जज ने ग्रेन और चाफ को सेपरेट करना है, यानी ग्रेन और चाफ को सेपरेट करते हुए सत्य को ले लेना है और झूठ को जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देना है। ये हमारे देश में कहा जाता है कि जजेस ने फॉलो करना है, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी कानून नहीं चलता कि एक चीज झूठ है तो सब चीज झूठ है, वो देश में नहीं चलती है। ये ठीक बात है, लेकिन रेप केसेस में, और वो भी ऐसे रेप केसेस में जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंप्लेनेंट के बयान पर कन्विक्शन की जा रही है, वहां पर ये रूल फॉलो नहीं होना चाहिए। ये रूल कहां पर फॉलो होता है? जहां पर मान लो कि रेप केस में इंजरीज हैं और मर्डर हो गया है, या फिर इस तरह के केस जहां पर कि और भी सपोर्टिव साथ में एविडेंस है और भी बहुत सारा कोरॉबरेटिव और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वहां पर विटनेसेस के स्टेटमेंट्स में से कोर्ट ने जो है ग्रेन और चाफ को अलग करके सत्य को ढूंढते हुए कन्विक्शन करने का रास्ता निकाल लेना है। लेकिन ऐसे केस में जहां पर सिर्फ कंप्लेनेंट के वर्जन पर ही आपको रिलाय करना है, तो वहां पर तो अगर कंप्लेनेंट के वर्जन में आपको झूठ दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो कंप्लेनेंट रिलायबल नहीं है, और रिलायबल नहीं है तो आप उसके सोल स्टेटमेंट पर किसी को कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। देखिए कि ऐसे केस में जहां पर सजा 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है, इट्स नॉट अ जोक, समबडीज लाइफ इज एट स्टेक। ऐसे में आप कैसे किसी के सोल स्टेटमेंट पर किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं जहां पर स्टेटमेंट में इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और पूरे के पूरे एक वर्जन को झूठा पाया जा रहा है, एक वर्जन को सत्य पाया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक और इसमें चीज बताऊं इस जजमेंट में कि इस केस में कंप्लेनेंट ने पुलिस स्टेटमेंट और 164 की स्टेटमेंट के बाद से दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें उसने कहा था कि मैं दोबारा से 164 स्टेटमेंट देना चाहती हूं, यानी शी वांटेड टू चेंज हर स्टेटमेंट। लेकिन मजिस्ट्रेट ने वहां पे मना कर दिया था। अब मैं ये कहती हूं कि मजिस्ट्रेट ने मना नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट उसका स्टेटमेंट दोबारा लेना चाहिए था, ताकि सत्य पता चलता कि अगर वो स्टेटमेंट चेंज कर रही है, दैट मीन्स कि जो पहले उसने स्टेटमेंट दिया था वो डाउट में आ गया है, यानी उससे किसी ने करवाया गया, उससे किसी ने करवाया है। और इनफैक्ट यहां पर तो डिफेंस ने काफी इस तरह की चीजें पेश करी हैं, स्टिंग ऑपरेशन पेश किया है, डिफेंस के कई विटनेसेस पेश किए हैं ये बताने के लिए कि किस तरह से इस केस में कॉन्स्पिरेसी है, और जो प्रोसिक्यूशन ने कई सारे विटनेसेस पेश किए हैं उन विटनेसेस का कॉन्स्पिरेसी एंगल दिखाया है कि कैसे उन सब लोगों की पहले से एक प्लानिंग थी कि कोई लड़की प्लांट की जाए आसाराम बापू को जेल में डालने के लिए। ये सब कॉन्स्पिरेसी का एंगल इस केस में था। तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के सामने जब एप्लीकेशन आई कि दोबारा 164 का स्टेटमेंट कंप्लेनेंट करना चाहती थी, उस समय मजिस्ट्रेट ने अलाउ करना चाहिए था। आपको एक केस पता होगा कि अभी रिसेंटली एक केस आया था हरिद्वार से, शांति कुंज का केस, जहां पर जो शांति कुंज के प्रमुख हैं श्री प्रणव पंड्या जी, उनके ऊपर भी इस तरह से एक साजिश हुई थी। उसमें भी इतने लंबे डीले के बाद से कोई कंप्लेनेंट ने आके कहा था कि प्रणव पंड्या जी और उनकी पत्नी, वहां पर भी उनकी पत्नी को इन्वॉल्व किया गया था कि उन्होंने जो है मेरे साथ बहुत साल पहले, वहां पर भी काफी लंबा डीले है, बहुत साल पहले मेरे साथ रेप किया था। उस केस में भी जो कंप्लेनेंट है उसने अपना स्टेटमेंट चेंज किया बाद में। उसका भी 164 का स्टेटमेंट पहले हो चुका था, लेकिन बाद में दोबारा उसने मजिस्ट्रेट के सामने 164 की एप्लीकेशन डाली कि मुझे दोबारा स्टेटमेंट करना, और वहां पे हरिद्वार के मजिस्ट्रेट ने अलाउ किया, और वो बिल्कुल सही किया, क्योंकि वहां पर जब हरिद्वार के मजिस्ट्रेट ने अलाउ किया दोबारा स्टेटमेंट देने का, तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और सच सामने आ गया। क्योंकि वहां पर कंप्लेनेंट ने कहा कि मुझे तो धमका के, दबाव डाल के कुछ लोगों ने मेरे से ये कंप्लेंट करवाई, मुझे इवन रिवॉल्वर सामने रख के मेरे से ये बयान करवाया गया, इसीलिए मैंने ये बयान दिया है प्रणव पंड्या जी और उनकी पत्नी के ऊपर। और ये सच सामने आने के बाद से जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी वो लोग आज जेल में हैं, दे आर इन जेल सिंस मेनी मंथ्स। तो वहां पर सच सामने आया और दूध का दूध पानी का पानी हुआ। तो इस केस में भी हो सकता था अगर मजिस्ट्रेट ने 164 का स्टेटमेंट दोबारा करने की परमिशन दे दी होती,
और इनफैक्ट यहां पर तो जब मैजिस्ट्रेट ने मना किया 164 स्टेटमेंट दोबारा लेने के लिए, तो कंप्लेनेंट ने एक हाईकोर्ट की पिटीशन बनाई, हाईकोर्ट की एक पिटीशन बनाई जिसमें कि उसने एफिडेविट पे ये सारी बातें लिखी कि जो भी मैंने एलिगेशंस लगाए थे वो झूठ हैं और ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कोई रेप कमिट नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट ने इस पूरी घटना के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया। अहमदाबाद कोर्ट ने सीधा बस इस बात पे वो हाई कोर्ट का एफिडेविट नहीं लिया, जबकि इसमें हाई कोर्ट का जो एफिडेविट कंप्लेनेंट ने बनाया था, जिस वकील के थ्रू बनवाया था, उस वकील ने टेस्टिफाई किया इस कोर्ट में, उसका एविडेंस हुआ है। वो वकील कह रहा है कि मेरे सामने ये हुआ है एफिडेविट, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ इस बात पे उस एफिडेविट को नहीं माना सत्य या उस पर रिलाई नहीं किया, सिर्फ इस बात से कि एक दो जगह स्टैंप नहीं थे। ये कैसी फाइंडिंग है अहमदाबाद कोर्ट की कि क्योंकि कुछ जगह पे स्टैंप नहीं है इसीलिए उस एफिडेविट को नकार दिया। ठीक है, आप एफिडेविट को नकार रहे हो, लेकिन इस फैक्ट पर क्या डिस्कशन है आपका कि 164 का स्टेटमेंट वो दोबारा देना चाहती थी, यानी वो बदलना चाहती तो थी। इफ शी वांटेड टू चेंज हर स्टेटमेंट देन डाउट तो हो गया उसकी रिलायबिलिटी पर। और कोर्ट ने ये सोचना चाहिए था कि इसका मतलब ये है कि अगर शी वॉन्ट्स टू चेंज हर स्टेटमेंट, दैट मीन्स उसका फर्स्ट स्टेटमेंट भी किसी न किसी वजह से हो सकता है, और जब केस में कॉन्स्पिरेसी का एंगल है तो कोर्ट ने उसको उससे कोरॉबरेट कर लेना चाहिए था, दोनों को लिंक कर लेना चाहिए था। लेकिन अहमदाबाद कोर्ट ने ये सब कुछ मेहनत नहीं करी है, किसी चीज पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी है, जबकि इतनी सारी चीजें इस पर है कि अगर मैं बात करने लगूं तो जजमेंट में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हाई कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस लेते हुए इस जजमेंट को सेट असाइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जो है इलीगल जजमेंट है, जिसमें कि कानून के प्रोविजंस के ऊपर डिस्कशन ना होते हुए जो है जजमेंट पास की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने यहाँ पर मार्कआउट की है वो ये है कि इस जजमेंट में जो कोर्ट ने ऐसी फाइंडिंग, ऐसी ऑब्जर्वेशन देते हुए 12 साल के डिले को जो माफ किया है, वो एक बहुत बड़ी चीज है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज आगे चल के मुझे लगता है कि जरूर आएंगे और इसका बहुत जगह पे मिसयूज होगा। तो इस जजमेंट से आसाराम बापू के साथ तो अन्याय हुआ ही है, उनके साथ तो अन्याय हुआ है। ही इज द पर्सन जिनको कि इस ऐसी जजमेंट की वजह से, इस न्यायालय के इस तरह के ऑब्जर्वेशन की तरफ से उनको जेल में रहना पड़ रहा है। पिछले 9.5 साल से वो जेल में है और अब उनको आजीवन कारावास की इसमें अहमदाबाद कोर्ट ने जजमेंट दे दी है, तो उनके साथ तो अन्याय हुआ ही है। लेकिन अगर इस जजमेंट पर हम लोगों ने बात नहीं करी तो ये जजमेंट आगे चल के अगर नजीर बन गई तो इसका बहुत लोग मिसयूज करेंगे, जो कि हमारे कानून व्यवस्था के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ही गलत दुष्परिणाम होगा। क्योंकि कानून का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। जहां पर जो है स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाता है असली विक्टिम्स को न्याय दिलाने के लिए, वहां पर इस तरह के स्ट्रिक्ट कानून का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि कोई निर्दोष फंस जाए। दोषी बचे नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कोई निर्दोष भी ना फंसे, क्योंकि अगर निर्दोष फंसने लगेंगे तो आप देखना एक दिन दोषी भी छूटने लगेंगे, क्योंकि कोर्ट ये फर्क ही नहीं कर पाएगी कि हम किस केस में माने कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसीलिए क्राइटेरिया इस तरह का बनना चाहिए और इस जजमेंट के आधार पर एक रिसर्च होनी चाहिए कि क्या ऐसे केसेस में जिसमें कि इतना इनऑर्डिनेट डिले होता है और वहां पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्या इस मात्र जस्टिफिकेशन से कि इस रीजन से कि क्योंकि जो है आसाराम बापू एक बड़े आदमी थे, एक जो है पुलिस और पॉलिटिशियन में उठने बैठने वाले आदमी थे, और क्योंकि जो है कंप्लेनेंट एक साधारण व्यक्ति थी, सिर्फ इस रीजन से अगर न्यायालय जजमेंट देने लग जाएंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं ये अपील करती हूँ कि सिर्फ आसाराम बापू के लोग ही नहीं, आसाराम बापू के लोग तो इस जजमेंट को चैलेंज करें जरूर, और उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो जो है हाई कोर्ट समझे और इस जजमेंट को सेट असाइड करे। लेकिन साथ ही में सब लोग इस जजमेंट पर बात करें, सीनियर एडवोकेट्स, कानून के जानकार, जजेस, जुडिशरी, लॉयर फ्रेटर्निटी और इवन जो भी बड़े पद पर हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या कोई बड़े बड़े हस्तियां हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो भी इस जजमेंट पर बात करें और इस जजमेंट पर आवाज उठाएं और इस जजमेंट को जो है सेट असाइड करने के लिए जरूर मैं अपील करती हूं। क्योंकि अगर ये अन्याय आसाराम बापू के साथ आज हुआ है तो कल को आप में से किसी और के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई जजमेंट नजीर बनती है तो उसी नजीर को आगे चल के दूसरी कोर्ट्स भी फॉलो करती हैं। तो या तो सभी जो पुरुष वर्ग हैं या तो इतने अलर्ट हो जाएं कि आप जो है हमेशा सीसीटीवी लगा के बैठें, आप अपने पर्सनल रूम्स में भी सीसीटीवी लगाएं,
या तो फिर इस जजमेंट को चैलेंज करें। और क्योंकि ये रवैया जो कोर्ट का है ये बदलना चाहिए। मैं आपको एक रीसेंट घटना बताती हूँ। अभी पिछले महीने की बात है, जनवरी में मैं सुप्रीम कोर्ट में थी और वहां पर एक केस चल रहा था शाहनवाज हुसैन का, जो एक पॉलिटिशियन है। वहां पर सीनियर एडवोकेट लूथरा जी और सीनियर एडवोकेट रोहतगी जी आर्ग्यू कर रहे थे। वो उस केस के मेरिट्स पर अच्छा आर्ग्यू कर रहे थे। मैं मेरिट्स पर, केस पर नहीं जाऊंगी कि केस के क्या फैक्ट्स और मेरिट्स हैं, लेकिन वहां पर जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, उस समय भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था, उन्होंने एक जगह पे एक लाइन ऐसी बोली कि जब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे सीनियर एडवोकेट्स लूथरा जी और रोहतगी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जो इसमें लूप होल्स बता रहे हैं ना, आपकी जगह पे कोई साधारण व्यक्ति होता तो हम अलग दृष्टि से सोचते, लेकिन क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन, एक पावरफुल व्यक्ति हैं, तो ये लूप होल्स हम नहीं देख रहे हैं। तो ये मुझे ऑब्जर्वेशन बहुत अजीब लगा कि क्या हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट का रवैया ऐसा होना चाहिए कि आप सामने वाला कौन है इस पर आप नजरिया रखेंगे अपना। हालांकि ठीक है, मेरिट्स पर जो भी केस था वहां पर उनको रिजेक्ट किया गया, वो अलग मैटर है, लेकिन एक रवैया, एक सोच, एक मेंटालिटी अगर हमारे देश में ऐसे कानून की और जजेस की होने लग जाएगी तो क्या होगा हमारे देश में। कल को कोई बड़ा बनना ही नहीं चाहेगा, कल को कोई बड़े पद पर जाना ही नहीं चाहेगा, कोई पावरफुल बनना ही नहीं चाहेगा, कोई बड़े काम करना ही नहीं चाहेगा। चलिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तो वो सिर्फ ओरल कमेंट थे जो मैंने वहां पर सुने थे, लेकिन ये तो एक जजमेंट है, ये जजमेंट है, और ये जजमेंट का मतलब है कि आगे चल के एक साइटेशन बन सकती है अगर ये जजमेंट सेटिस्फाइड नहीं हुई हाई कोर्ट से। तो इसीलिए जजमेंट पर बात करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैंने ये अपील की है कि इस जजमेंट पर बात की जाए, रिसर्च की जाए और इस तरह की जजमेंट को सेटिस्फाइड करते हुए एक फाइंडिंग ऐसी दी जाए कि इस तरह से अन्याय नहीं होना चाहिए। रेप केसेस को, रेप कानून को स्ट्रांग होना चाहिए, पर वहां जहां पर सच में विक्टिम को जरूरत है, जहां पर सच में समाज में दरिंदे घूम रहे हैं, वहां पर तो आप न्याय विक्टिम को नहीं दिला पाते हैं। सालों से केस चलते हैं, उसके बाद भी कितने आरोपी जो है वो बच जाते हैं जिन्होंने दरिंदगी से रेप किया होता है। वहां पर आप स्ट्रिक्ट कानून लगाइए, वहां पर तो आप इतनी कमी पेचियां ढूंढ के जो है आरोपी को बरी कर देते हैं, लेकिन ऐसे केस में जहां पर इतने लंबे डीले के बाद कोई आता है, जहां पर कोई सबूत की संभावना भी नहीं है और सिर्फ कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट पर आप रिलाई करके कन्विक्शन दे रहे हैं, तो ऐसे केस में, कितना कमजोर केस में आपने कितना ज्यादा ध्यान उल्टा देना चाहिए, लेकिन ध्यान देने की बजाय आप सिर्फ इस बात पे कन्विक्शन कर रहे हैं, इस बात पे 12 साल का डीले माफ कर रहे हैं कि सामने वाला एक बड़ा आदमी है और दूसरा आदमी साधारण है। हाँ, ठीक बात है कि किसी को दोषी ठहराने के लिए आप ये बात बोलिए कि किसी की पावर और पद ना देखा जाए। अगर कोई दोषी है तो वो छूटे भी नहीं, चाहे वो कोई भी पद पर है। कानून अगर इक्वल है तो दोनों क्राइटेरिया से है कि कोई छूटे भी नहीं। अगर दोषी है तो उसके पद और पावर की वजह से वो छूटना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो अपने पद और पावर या पोजीशन की वजह से फंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश में दोषी छूटे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये क्राइटेरिया कानून का होना चाहिए।